बच्चों कल मैंने आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चन सिखा दिए थे, किस तरीके से करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। और बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बच्चों 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके चले हैं, उसी की तैयारी पूरी चल रही है बच्चों। तो आइए आज हम करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। बच्चों पहला जो चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां जो एक क्वेश्चन आ सकता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का एक क्वेश्चन कोई आ सकता है, छोटे वाला कोई ऐसा छोटा आसान सा रिलेशन दे दे, उसको इक्विवेलेंस प्रूव करना हो बच्चों। और बच्चों अब जो क्वेश्चन है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे हैं, तो उनमें हमें यह भी सीखते चलना है कि हमारा लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्वेश्चंस को लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमें अपने नोटबुक में जो हमारी कॉपी होगी एग्जाम वाली उसमें कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा कि क्वेश्चंस को लिखना कैसे, कैसे लिख के आना है पेपर में जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो क्वेश्चन ये है जी, प्रूव दैट रिलेशन आर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। इसको मुझे प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बच्चों हम जानते हैं इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो एक एक को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे बच्चों रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों रिफ्लेक्सिव। कैसे लिखना है बच्चों, ऐसे लिखना लेट ए बिलोंग्स टू आर। बच्चों ए कोई रियल नंबर है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हमने होता है अभी, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो बच्चे यदि ए कोई रियल नंबर है तो क्या ए इक्वल्स टू ए होगा, कोई भी रियल नंबर है तो हमने इक्वल तो होगा ही। यदि ए इक्वल्स टू ए है तो ये वाली डेफिनेशन से देखो ए इक्वल्स टू बी होने में ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, तो यहां क्या होगा ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। बच्चों ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। बिल्कुल ऐसे लिख के आएंगे बच्चों तो पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सेकंड हम चेक करने वाले हैं बच्चों सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम लोग जानते हैं ए कोमा बी आर को बिलोंग करता है, तो बी कोमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए बच्चों। तो यहां आपको 2 एलिमेंट्स लेने होंगे, तो हम क्या लेट करते हैं ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। बच्चों ये वाला जो आर है ना, ये वाला आर है रियल नंबर। कई बार क्वेश्चन में आपको सेट गिवन होता है, सेट ए करके कुछ गिवन होता है, तो वो सेट लिख लेना है। आर लिखा है, आर जेड जो भी यहां लिखा हो, ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं वही आपको यहां लेके चलना है। बच्चों ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इसका क्या मतलब है, ए इक्वल्स टू बी है। बच्चों ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू ए भी होगा, और यदि बी इक्वल्स टू ए है तो मैं लिख सकता हूं बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाई कर रहा है बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ बच्चों देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो बच्चों मेरा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और तीसरा मेरा होता है बच्चों ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो मुझे ट्रांजिटिव देखना है। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता होगा ए बी बी सी और सी ए सी की बात चलती है, तो यहां आपको 3 नंबर लेने होंगे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी आर रियल नंबर्स, देन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies it ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग होगा बच्चों ए इक्वल्स टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा बच्चों बी इक्वल्स टू सी। बच्चों अब बच्चों ए इक्वल्स टू बी है, बी इक्वल्स टू सी है, तो हम यहां ऐसे कह सकते हैं ए इक्वल्स टू सी होगा। और बच्चों ए इक्वल्स टू सी है, इसका मतलब हुआ ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आर बच्चों मेरा ट्रांजिटिव भी है। और लास्ट में मुझे क्या लिख देना है, आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फंक्शन से होगा जी। बच्चों रिलेशन में तो एक ही बातें तो हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना। अब उसके बाद फंक्शन आता है, अब नया फंक्शन में भी एक ही बात रहेगी इस साल, तो 1 1 और ऑन टू चेक करना बच्चों। इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आने को 3 में भी आ सकता है और आने को तो 5 में भी आ सकता है। सब टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं बच्चों। तो 2 मार्क्स के हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कोई एक इजी से आपको फंक्शन गिवन हो और उसको आपको 1 1 चेक करना हो, 1 1 प्रूव करना हो, चेक करना हो। तो यहां मैंने एक क्वेश्चन रखा है, मुझे शो करना है एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 कि ये 1 1 फंक्शन होगा। बच्चों याद है 1 1 फंक्शन के लिए क्या लिखना होता है, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। यहां आप लेट कर सकते हैं शुरू में लिखने के लिए, लेट एक्स वन कोमा एक्स टू
बिलोंग्स टू -1 to 1। ये -1 to 1 कहां से लिखना है, यहां से लिखना है बच्चों, ये फंक्शन का जो डोमेन है। देन fx1 इक्वल्स टू fx2 implies that x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या आ जाना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2 आ जाना चाहिए बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, x1 x2 प्लस 2x1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2x2। बच्चों x1 x2 हो गया हमारा कैंसिल, सो 2x1 इक्वल्स टू 2x2 आ गया है और x1 इक्वल्स टू आ गया बच्चों x2, इसलिए फंक्शन क्या हुआ 1 1, देयरफॉर f इज 1 1 बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पहुंच गए हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों। इससे एक जो क्वेश्चन आ सकता है, भाई प्रॉपर्टी तो इस बार आ नहीं रही है, तो ऐसा एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है, प्रूविंग में पूछा जा सकता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वैसे तो आप जानते हैं कैसे करने हैं इसको, इनमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है। जो भी इनवर्स वाला सबसे आसान सा दिखे उसको आप थीटा लेट कर लें। तो इसमें आप क्या कर लीजिए, tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लीजिए। तो बच्चों यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों tan थीटा, x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों tan थीटा। अब या तो आप राइट हैंड साइड लेके चल सकते हैं, या तो इसके जो अंदर वाला वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लो, फिर कॉस इनवर्स कर देना। तो अब मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका वैल्यू होगा बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा बच्चों। अब बच्चों इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा cos 2 थीटा होता है बच्चों। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस cos को उधर ले जाइए, सो 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए आप tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यही बच्चों में प्रूव करना था, लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया। इसमें भी हम क्या करेंगे, x को कुछ पुट कर देना है। यहां से देखो, यहीं से पता चलता है जी पुट क्या करना है, tan इनवर्स x को थीटा पुट करना है, मतलब x को पुट कर देना है tan थीटा, x को tan थीटा पुट कर देना है इसमें। तो tan इनवर्स x को पुट कर देते हैं थीटा, तो बच्चों x का वैल्यू हुआ tan थीटा। अब इधर से राइट हैंड साइड से आप चल सकते हैं, या तो आप इसका वैल्यू फाइंड करें, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू, वो अपने आप ही tan इनवर्स बाद में आ जाएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आ गया था। अब बच्चों इसमें वैल्यू में पुट कर देता हूं, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब बच्चों इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करूंगा तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 और डिवाइड में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मेरे बच्चों इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके क्या बन जाने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ यूज होएगा, 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और बच्चों साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचने वाला है tan थीटा बाई 2। सो बच्चों tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू आ गया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। बच्चों ऐसा आ गया है। अभी क्या करने का है भाई, tan को उधर ले जाऊंगा, tan इनवर्स बनेगा, सो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। और अभी थीटा का वैल्यू पुट कर देना बच्चों, और थीटा मैंने किसको लेट किया था, tan इनवर्स एक्स को, तो ये बनेगा हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। बच्चों यही बच्चों प्रूव करना था और आ गया है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और ऐसा इस टाइप का कुछ आसान क्वेश्चन बच्चों बन सकता है, जैसे cot इनवर्स 4/3 का वैल्यू x है, तो आपको फाइंड करना है cos 2x का वैल्यू। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, cot इनवर्स 4/3 का वैल्यू x है, तो बच्चों यहां से cot x का वैल्यू हो जाएगा 4/3,
और मेरे बच्चों cot x का वैल्यू 4/3 है तो tan x का वैल्यू होगा 3/4। मुझे फाइंड करना है बच्चों cos 2x। cos 2x बच्चों मुझे फाइंड करना है। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बच्चों। और अभी क्या करना है, मुझे tan x का वैल्यू यहां से पुट कर देना है। सो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर बच्चों। अब ये बन जाएगा बच्चों 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 मतलब कि 7/25 बच्चों। ये आ गया है cos 2x का वैल्यू। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बच्चों चलते हैं। अब हमारा चैप्टर आ गया है कौन सा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर बच्चों आ गया है। बच्चों कंटिन्यूटी से मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कैसा आ सकता है। वही आपको एक फंक्शन गिवन होगा पीस वाइज डिफाइंड में और उसमें किसी अननोन का वैल्यू फाइंड करना होगा। वो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 मार्क्स वाले में भी आ सकता है, तो दोबारा रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आने की पूरे चांसेज हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। साइन वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, तो आपको प्रूव करना है dx बाई dy का वैल्यू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बच्चों। तो इसमें आपको क्या सिखाया जाता है, जैसे इसमें जो dx बाई dy का वैल्यू है सिर्फ y के टर्म्स में आपको चाहिए, तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले आप x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। यहां से x का वैल्यू फाइंड करो भाई, साइन y इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई है, तो बच्चों यहां से x का वैल्यू आ जाएगा साइन y अपॉन कॉस ए प्लस वाई, साइन y अपॉन कॉस ए प्लस वाई बच्चों। और अब इसको कर देंगे हम डिफरेंशिएट। यहां लिखना है ऐसे भी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। dx अपॉन dy निकालना तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा बच्चों dx अपॉन dy। राइट साइड में क्या बचेगा, यहां तो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा भाई, याद तो है ना क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखो नीचे, ऊपर पहले आप डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए और माइनस, फिर न्यूमरेटर को ऐसे ही रखिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए बच्चों। आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो सॉल्यूशन बिल्कुल प्रॉपरली लिख के आए, ज्यादा होशियारी और शॉर्टकट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो भाई यहां क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, तो ऐसा ही है, साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस वाई, और यह है माइनस साइन वाई, और कोस वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा कोस ए प्लस वाई का, वो हो जाएगा माइनस का साइन ए प्लस वाई, और ये माइनस माइनस बन जाएगा बच्चों अपना प्लस। अब बच्चों न्यूमरेटर को आप ध्यान से देखें, वहां कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन चुका है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। चाहे तो आप एग्जाम कॉपी में फॉर्मूला साइड में लिख के दिखाएं भी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया बच्चों, तो ये क्या लिखा जाएगा, कॉस ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। बच्चों यहाँ y से y कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बच्चों आ गया है। और देखिएगा यही तो मुझे प्रूव करना था, dx अपॉन dy का वैल्यू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन है इनफाइनाइट सीरीज इसमें बना हुआ है बच्चों। जैसा हम जानते हैं इन्फिनिटी में से कुछ माइनस कर दे, 1 माइनस कर दे तो वो इन्फिनिटी ही रहता है, यही कंसेप्ट इसमें यूज हुआ करता है। तो y इक्वल्स टू, ये देखो बच्चों, ये हमारा जो रूट कॉस एक्स लिखा है ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। यदि मैं यहां से एक रूट कॉस एक्स को छुपा लेता हूं, फिर भी ये कितने टाइम्स लिखा है, इनफाइनाइट टाइम्स ही लिखा है। तो इस पूरे का वैल्यू भी क्या होगा, इसका वैल्यू भी y होगा। तो y इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है अभी, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई बच्चों। अभी क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए जिससे कि रूट हट जाए, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई, ये बच्चों आ गया है। और अब कर दीजिए इसको आप डिफरेंशिएट, या पहले आप y को इधर ला के फिर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलो आप कह रहे हो y को इधर ही ले आता हूं, यहां बच्चों ले आए। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट। बच्चों याद रखना एग्जाम में कुछ भी ऑपरेशन लगाने से पहले बताना ऑपरेशन क्या लगा रहे हो। भाई डिफरेंशिएट कर रहे हो तो लिखना कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अरे चेक करने वाले को तो पता चले ना कि डिफरेंशिएट कर रहे थे आप। तो यहां क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा भाई, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स,
और बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। लेफ्ट साइड से बच्चों dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 2y माइनस 1 और उधर है माइनस साइन x। तो बच्चों dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे आ जाएगा, ये 2y माइनस 1 को डिवाइड में भेज दूंगा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये आ गया बच्चों मेरा dy बाई डी एक्स। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बच्चों आ सकता है जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो तो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होगी तो फिर आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। तो भाई इसमें y आपको साइन इनवर्स x गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे लिखना रे, ऐसे लिखना पहले y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब यहां लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। सब कुछ लिख के आना पेपर में, वैसे मत लिखना जैसे जब आपके नॉर्मल स्कूल में एग्जाम होते रहते हैं तब लिख देते हो, टीचर नंबर दे देते हैं। यहां पूरा लिख के आना बहुत बढ़िया से। भाई dy बाई डी एक्स आ गया, y का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अब बच्चों मुझे इसको ना एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए या तो मैं डायरेक्टली इसमें क्वोशिएंट रूल लगा सकता हूं और या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके कर सकता हूं। क्वोशिएंट रूल मैं लगाऊंगा नहीं इसमें, क्योंकि फिर आगे इसमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, आप गलती ना कर दो। तो बढ़िया ये होता है, इसको आप इधर ले जाओ, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। आप कर दो स्क्वायर। कुछ भी करने से पहले क्या करना है, लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे बचपन में लिखना सिखाया होगा ना आपको, बिल्कुल वैसे ही पूरा सब लिख के आना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और अब करेंगे इसको वापस से डिफरेंशिएट, फिर से करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट। तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट वाले को ऐसे रखा, सेकंड वाले को करना है डिफरेंशिएट। तो किसी का भी स्क्वायर होता है तो ऐसे आ जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। अरे जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है। और अब लगेगा इसमें चेन रूल, x के प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। प्लस बच्चों अब डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना है और डिफरेंशिएट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2x और इक्वल्स टू में बच्चों जो 1 है 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब बच्चों देखिएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया है। देखो यहाँ रहा 2 डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ 2 और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक पावर कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसी को कहते हैं हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ से एक डी वाई बाई डी एक्स चला गया है, 2x भी चला गया है, 2x नहीं गया है खाली 2 गया है। तो यहाँ एक x बचा है और एक डी वाई बाई डी एक्स बचा है और एक माइनस का साइन। तो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 बच्चों। अब बच्चों ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको 0 में भेज दीजिए और फिर ये बचेगा ये वाला और फिर ये नेगेटिव वाला उस साइड भेज दीजिए। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये बच्चों आ जाएगा और देखिएगा यही मुझे प्रूव करना था बच्चों। तो यही आ गया बच्चों अपना आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। चैप्टर आ चुका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो क्या तेजी से चलता जा रहा है अपना सिलेबस। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बच्चों आज चल रहे हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, देख लेना भाई सब। बच्चों एक क्वेश्चन में कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे गिवन क्या है, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मुझे गिवन है रेट चेंज या रेट ऑफ इंक्रीजिंग लिख सकते हैं या रेट चेंज लिख सकते हैं। रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये मुझे गिवन है भाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का रेट चेंज का मतलब या वॉल्यूम के इंक्रीज करने का रेट हुआ मतलब dv बाई dt, v फॉर वॉल्यूम। चाहो तो ये भी क्वेश्चन में लिख देना, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया इसमें निकालना, उसको कुछ लेट कर सकते हैं आप। तो ये गिवन है बच्चों 3। और बच्चों v का मेरा फॉर्मूला क्या होता है,
v का फॉर्मूला याद है रे, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और ये बच्चों मुझे गिवन है 3। अब बच्चों इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r² और r का हो जाएगा dr/dt। बच्चों चेन रूल यूज में आएगा क्योंकि यहाँ r है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में और ये वैल्यू गिवन है मुझे 3 बच्चों। इसको यदि मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल कर देता हूं तो यहां से मुझे ना dr/dt का वैल्यू बच्चों मिल जाने वाला है। ये 4 पाई और r² उधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 3/4 पाई r² बच्चों ये आ गया मेरा dr/dt का वैल्यू। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये लिखता हूं भाई, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों, सरफेस एरिया का नाम यदि मैं S रख देता हूं, आप लोग लिख के आना बच्चों वहां कि S4 सरफेस एरिया है, V4 वॉल्यूम है, R4 रेडियस है, सबसे पहली लाइन में यही लिखना है। तो ये मुझे बच्चों फाइंड करना है ds/dt। फॉर्मूला याद है क्या बच्चों, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है बच्चों 4 पाई r²। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आ जाएगा 8 पाई r इंटू dr/dt बच्चों। अब इसमें मैं dr/dt का वैल्यू पुट कर देता हूं, ये रहा देखो मेरा 3/4 पाई r²। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, देखो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा 6/r आ रहा है बच्चों, 6/r। मुझसे क्या पूछा गया है, जब रेडियस का वैल्यू 2 है तब बताइए। सो एट r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर ds/dt इक्वल्स टू, यहां बच्चों r का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो ये आ गया 6/2 मतलब कि 3 और यूनिट क्या बनेगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बच्चों ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो आंसर हुआ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय cx इक्वल्स टू 0.02 x³ प्लस 4x² प्लस 1000। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। भाई ये वाला नाम याद कर लो, जब भी वर्ड आ जाए मार्जिनल डिफरेंशिएट कर देना, जब भी वर्ड आ जाए मार्जिनल डिफरेंशिएट कर देना। मार्जिनल कॉस्ट आए, मार्जिनल रेवेन्यू आए तो डिफरेंशिएट कर देना है बच्चों। तो बेसिकली मुझे क्या लिखना है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू होगा dc/dx। खाली c भी लिख सकते हो या आगे छोटा सा x भी लगा सकते हो। बच्चों इस x का मतलब यही है कि ये जो मेरा c है ये x का फंक्शन है। तो बच्चों डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं इसको, डिफरेंशिएशन आ गया 0.06 x² प्लस 8x, ये आ गया बच्चों डिफरेंशिएशन। अब मार्जिनल कॉस्ट कहां निकालना है, जब हमने कितने आइटम प्रोड्यूस किए हैं, 5 आइटम प्रोड्यूस किए हैं, मतलब कि x का वैल्यू कितना है 5। तो when x इक्वल्स टू 5, when x इक्वल्स टू 5 मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा बच्चों, x को 5 पुट करूंगा 0.06 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 बच्चों 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 इंटू 6 होता है 150, तो ये बन गया 1.5 और ये बन गया 40। तो देखो आ गया 40 नहीं 41 हो गया, 41.5 ये आ गया बच्चों अपना आंसर 41.5। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से सवाल तो आएंगे ही, 2 तो आने ही चाहिए कम से कम। एक छोटा सा आपको बताया एमसीक्यू में आ सकता है, एक 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बच्चों आ सकता है। इसमें मुझे प्रूव करना है कि ये वाला जो मेरा फंक्शन है ये हमेशा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑन आर फॉर रियल नंबर, मतलब कि हमेशा इंक्रीजिंग है। तो बच्चों उसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि इसका जो f' आएगा, हम जानते हैं f' पॉजिटिव हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। मुझे इसको हमेशा इंक्रीजिंग दिखाना है, इसका मतलब f' हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो आइए डिफरेंशिएट कर देता हूं, f' इक्वल्स टू 3x² माइनस 6x प्लस 6, ऐसा बच्चों आ गया है। यहां से साफ साफ आपको 3 भी कॉमन आ रहा है तो ये x² माइनस 2x प्लस 2 बच्चों बन गया है, x² माइनस 2x प्लस 2, बहुत बड़े। आप देखो
ये जो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है, इस 2 को 1 प्लस 1 लिख दीजिए। अब देखो बच्चों ये क्या बन चुका है, ये बन गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच्चों। तो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब बच्चों x माइनस 1 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा या जीरो आएगा, और उसमें प्लस 1 कर दूंगा तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बच्चों। मतलब कि f डैश x क्या होगा बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होगा, और f डैश x हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, f डैश x पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमेशा हमारा इंक्रीजिंग होगा। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। आइए बच्चों और आगे बढ़ते चलते हैं, इंटीग्रेशन की तरफ बच्चों हम आगे हैं। बच्चों देखो 2 मार्क्स के 5 ही क्वेश्चन आने हैं, तो बहुत ज्यादा आने नहीं है, इसलिए हर चैप्टर से जो मुझे लग रहे हैं 2 नंबर के आ सकते हैं वो मैं कराते जा रहा हूं। एक बच्चा अभी कह रहा था सर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से तो कराया नहीं 2 का। देखो वैसे मेरे हिसाब से उस चैप्टर से 2 नंबर में क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, एमसीक्यू में आएंगे और फिर मेरे हिसाब से 5 मार्क्स का आना चाहिए। फिर भी उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं और वो 3 मार्क्स वालों में आपको कराने वाला हूं। अब बच्चों पहुंच गए इंटीग्रेशन के पास। यहां ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान कर लो, ये वाला चैप्टर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले में। तो ये क्वेश्चन आगे देखिएगा, अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप बच्चों देखिएगा इसमें ऊपर आपको 10 दिखाई दे रहा है और नीचे साइन और कॉस दिखाई दे रहे हैं, तो नीचे भी क्या करता हूं 10 बना लेता हूं। 10 बनाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है भाई, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से करता हूं डिवाइड और कॉस से करता हूं मल्टीप्लाई, तो यहां भी बच्चों 10 बन जाएगा। तो देखिए क्या बन चुका है, ऊपर बन गया है अंडर रूट ऑफ 10x और नीचे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन गया है 10x, और बच्चों ये बन गया है कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बच्चों बन जाएगा। अब तो साफ साफ दिखाई देने लगा होगा क्या होने वाला है। चाहो तो एक लाइन और कर दो सिंप्लीफाई करने के लिए, अंडर रूट 10x अपॉन 10x, ऊपर 1/2 पावर नीचे 1 पावर, तो कैंसिल करूंगा तो नीचे रूट बच जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x और ऊपर क्या है सेक स्क्वायर एक्स dx। आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि अब मुझे क्या यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो किसको टी पुट करेंगे बच्चों, 10x को टी पुट करेंगे और 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt बच्चों। अब बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो ऊपर बन गया है dt और नीचे बन गया है बच्चों रूट t, और रूट t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 2 रूट t प्लस c। अरे t की पावर -1/2 बन जाएगा ना, फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। अब बच्चों यहाँ t का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आंसर आ गया मेरा बच्चों 2 रूट 10x प्लस c आ गया बच्चों आंसर। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है भाई, मेरे हिसाब से पूरे पेपर में सब्स्टिट्यूशन का तो एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना चाहिए। ये क्वेश्चन में देखा तो ऐसे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है भाई, यदि मैं नीचे वाले को t मानूंगा तो शायद ऊपर वाले के जैसा आ जाएगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो ही जाता है, तो मैं क्या करता हूं x प्लस लॉग साइन एक्स, x प्लस लॉग साइन एक्स को t पुट कर देता हूं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन साइन, और फिर चेन रूल से मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगा वो हो जाएगा कॉस, और dx इक्वल्स टू dt। तो ये बच्चों बन गया है 1 प्लस कोट x dx इक्वल्स टू dt। यहां मैं वैल्यू आके पुट करूंगा तो बच्चों जो न्यूमरेटर है वो तो बन गया है मेरा dt। अरे देखो 1 प्लस कोट x इंटू dx का वैल्यू आ चुका है dt, और नीचे वाले का वैल्यू कितना हो गया बच्चों t हो गया है, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है log t प्लस c, और अभी मैं यहाँ t का वैल्यू पुट कर देता हूं, और t का वैल्यू मैंने माना था x प्लस लॉग साइन x। तो बच्चों आंसर मेरा आ गया है log x प्लस लॉग साइन x प्लस c बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेट करना है dx अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है बच्चों, और ऐसे फॉर्म को कैसे सॉल्व किया करते थे, स्क्वायर कंप्लीट करके।
तो इसमें स्क्वायर कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ स्क्वायर ही कंप्लीट कर लेते हैं। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बच्चों बन जाएगा। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या सिखाया था भाई, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं, x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है और 2 का हाफ हो जाएगा 1, फिर उसका स्क्वायर प्लस करना है और उसका स्क्वायर ही आपको माइनस करना है बच्चों। अब देखो बच्चों, जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो बना रहे हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर और टोटल माइनस में बन चुका है 4। अब इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 4 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चों बन गया है। अब ये वाला वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और 4 को मैं लिख दूंगा 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अरे ये वाला फॉर्मूला भी याद नहीं है क्या, यहां लिख के दिखाता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये फॉर्मूला भी लिख के दिखा देना, खुश हो जाएगा एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करके। तो भाई यहां देखो ये फॉर्मूला यूज करूं तो इसमें x a की जगह कितना है 2 है और x की जगह कितना है x प्लस 1 है, तो ये बन चुका है साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। ये आ गया है बच्चों अपना आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेट से क्वेश्चन बच्चों आ सकता है कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वाला, भाई जैसे जो 1 नंबर और 2 वाले नंबर वाले क्वेश्चन है वो सेम से ही होते हैं ज़्यादा। जैसे कुछ टाइम मैंने आपको कल बताए थे जो एमसीक्यू में आ सकते हैं, वो एमसीक्यू की बजाय आपके 2 मार्क्स वालों में भी आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन, जिनमें डायरेक्ट एक बार प्रॉपर्टी यूज करके आंसर आ जाए, या तो ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला जिनमें यूज हो जाएगा और फिर लिमिट आपको रखनी होगी। तो भाई यहां मैं आ जाता हूं, तो यहां देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखता हूं, ये सबसे बढ़िया वाला फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो ये होता है बच्चों x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये बच्चों हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। यही सेम फॉर्मूला यहाँ मैं यूज कर देता हूँ बच्चों। इंटीग्रेशन में जो भी आप फॉर्मूले यूज करेंगे लिख के जरूर आना, बताना कि भाई ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया है। तो आइए अब इसके तरफ चलते हैं। तो 0 से रूट 2, लिमिट की बात तो बाद में ही करेंगे। ये जो 2 है इसको ऐसा लिख लो रूट 2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों इसमें फार्मूला यूज कर दिए ये वाला, तो यहाँ x के प्लेस पे तो x ही है और a के प्लेस पे रूट 2 है, तो ये बच्चों हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू बच्चों 2 है तो यहाँ 2 अपॉन 2 और ये साइन इनवर्स x अपॉन a का वैल्यू रूट 2 है। डेफिनेट हम करते हैं तो उसमें c लिखने की तो जरूरत होती नहीं, लिमिट है 0 से रूट 2। अब बच्चों सबसे पहले क्या पुट करना है, आपको रूट 2 पुट करना है। जैसे ही यहाँ मैं x को रूट 2 पुट कर रहा हूं तो ये बन गया रूट 2 अपॉन 2 और अंडर रूट 2 माइनस 2, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू तो 0 हो गया। ये देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है और अब यहाँ मैं रख रहा हूँ इसको रूट 2, तो रूट 2 अपॉन रूट 2 ऐसा बन गया बच्चों माइनस। अब बच्चों x को मैं 0 पुट करूंगा, x को फर्स्ट वाले में 0 पुट किया तो 0 हो गया और सेकंड वाले में 0 पुट किया, साइन इनवर्स 0 0 होता है वो भी 0 हो गया बच्चों। अब बच्चों ये कितना आ चुका है, ये तो 0 ही हो चुका था, बचा है कुल मिला के ये वाला टर्म ही बच्चों बचा है, ये है साइन इनवर्स 1 बच्चों। और बच्चों साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, बोलो रे, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाय 2, तो आंसर आ गया बच्चों पाई बाय 2। आइए बच्चों और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बीच में फिर एक चैप्टर रह गया जिसका नाम था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो मेरे हिसाब से तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनने ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो एक क्वेश्चन आना चाहिए बड़े वाला, उससे 5 नंबर वाला, ठीक है भी। आइए तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों आ गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 मार्क्स में बच्चों बिल्कुल इजी वाले डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे, या तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले हो सकते हैं या बिल्कुल आसान सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। ये लिखा है जी e की पावर x इंटू 10y dx, और ये वाला जो टर्म है इसको आप उस साइड ले जाइए। यहाँ देखो 1 माइनस ई की पावर x लिखा है, उधर जाएगा तो e की पावर x माइनस 1 इंटू सेक्स स्क्वायर y dy बच्चों बन जाएगा।
अब बच्चों आप अलग अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, एक्स वाले एक साइड वाई वाले एक साइड। सो ये बनेगा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx, और इधर बनेगा sec स्क्वायर y अपॉन 10y इक्वल इंटू dy। आप कर देंगे इसको बच्चों इंटीग्रेट, लिख के आना भैया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऐसा लिख के जरूर आना, बिना लिखे मत इंटीग्रेट कर देना भाई। तो ये बना e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x माइनस 1 dx, इधर बना sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy, ऐसा बच्चों बना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे जी, इंटीग्रेट होगा सब्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आप e की पावर x माइनस 1 को t पुट कर देंगे तो e की पावर x dx का वैल्यू बच्चों dt आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट के लिए आप 10y को z पुट कर दीजिए तो यहां से sec स्क्वायर y dy dz बच्चों आ जाएगा। ये सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बच्चों ये कैसा दिखाई देगा आपको, देखो ये बन जाएगा उधर dt अपॉन t, और इधर क्या बन जाएगा, देखो यहाँ ये dz अपॉन z, इंटीग्रेशन dz अपॉन z, ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब भाई ये तो बिल्कुल आसान बन गया है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और उधर 1 अपॉन z का हो जाएगा log z। और अब मुझे c लिखना होता है, c को मैं चाहूँ तो क्या लिख देता हूँ, log c लिख देता हूँ बच्चों। अब बच्चों log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी से ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ये बन जाएगा c इंटू जेड। अब log से log हटा दीजिए तो t इक्वल्स टू बन गया है c इंटू जेड बच्चों। अब बच्चों t किसको माना है आपने, यहाँ देखो रे t माना है e की पावर x माइनस 1 को, और z माना है 10y को, वो वैल्यू पुट कर देते हैं e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू c इंटू 10y, ऐसा बच्चों आ गया है आपका आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। ये देखते ही आपको समझ में आ गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है मेरा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, चाहो तो आप लिख सकते हो में ऑन कंपेयरिंग दिस। सो p का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और q का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 3 e की पावर 3x। और अब फाइंड करेंगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कोशिश करो पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो तो ज्यादा बढ़िया बात है, नहीं तो लिखोगे आइए अब काम तो भी चल जाएगा। फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और बच्चों p का वैल्यू है मेरा 2, तो 2 dx मतलब कि p का वैल्यू 2, हाँ जी, तो ये बन गया e की पावर 2x, ये आ गया जी। अब लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद कराओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले याद दिला रहा हूं, फॉर्मूला लिखना जरूर, फिर फॉर्मूला यूज करना। अब लिखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x, q का वैल्यू e की पावर 3x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2x, ऐसा बच्चों बन गया। अब ये देखो e की पावर 5x बन गया, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन गया e की पावर 5x dx प्लस c बच्चों। और बच्चों e की पावर 5x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। चाहो तो आप यहाँ e की पावर 2x से डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये ऐसा आ जाएगा y इक्वल्स टू e की पावर 3x अपॉन 5 प्लस c इंटू e की पावर माइनस 2x से डिवाइड किया जी, e की पावर माइनस 2x, ऐसा आ गया बच्चों आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बच्चों वेक्टर पे। बच्चों मेरे हिसाब से 2 मार्क्स में वेक्टर का क्वेश्चन तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो 2 मार्क्स के लायक हैं। तो ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन से है भाई, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यहाँ याद कर लेते हैं, और यहाँ खाली याद नहीं करना, पेपर में भी लिख के आना अलग से। हमने जानते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये होता है बच्चों a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये होता है बच्चों फॉर्मूला, या फॉर्मूला लिख देंगे साइड में। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। यहां मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ b प्लस c ऑन वेक्टर a। तो यहां क्या बन जाएगा बच्चों फॉर्मूला, b प्लस c डॉट a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बच्चों।
अब बच्चों या तो आप पहले b प्लस सी फाइंड कर लीजिए और फिर उसको a से डॉट कर दीजिए, या तो इस a को ही अंदर डॉट कर लीजिए, b डॉट ए प्लस सी डॉट ए बन जाएगा। तो मैं तो ऐसा कर रहा हूं b प्लस सी कर लेता हूं, ये रहा मेरा c और ये रहा मेरा b, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये आ गया है 3i प्लस 5j, k वाला तो बचा ही नहीं, और डॉट में a है मेरे पास 2i माइनस 2j प्लस k अपॉन a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। फॉर्मूले तो याद है ना भाई। अब बच्चों a डॉट b कैसे निकालते हैं, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई, j वाले को j वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे करेंगे बच्चों आ जाएगा 6 और इसको इससे करेंगे बच्चों आ जाएगा -10 बच्चों, और डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में आ गया बच्चों 3, ये 9 बनेगा और उसका रूट करके आ जाएगा 3। अब बच्चों जो प्रोजेक्शन आ गया है मेरा कितना आ गया, माइनस का 4/3 बच्चों आ गया है। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड हो सकता है, दोनों सेम ही होते हैं फाइंड करने, फॉर्मूले बस याद होने चाहिए बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो इधर ही लिख देता हूं, क्वेश्चन करना ही है मुझे बच्चों। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे लिख दूं, और पैरेललोग्राम को यदि उसकी साइड्स हैं ए और बी तो उसका एरिया होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों एरिया होता है। इसी के बदले यदि आपसे कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया जाए तो उसके फॉर्मूले में हाफ आ जाता है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और यदि बच्चों पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन हो, साइड से बजाय डायगोनल्स गिवन हो, तो फिर पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाता है, बताओ बच्चों क्या आ जाता है, हाफ d1 क्रॉस d2 बच्चों, ऐसा आ जाता है एरिया। तो यहां सिंपली साइड्स गिवन है तो डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा भाई, a क्रॉस भी निकालना याद है ना, डिटरमिनेंट बना के निकाला करते हैं, यहाँ i है, यहाँ j है, यहाँ k है, 3 1 4 और 1 -1 1। अब बच्चों इसको हम करेंगे ओपन और फिर निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अरे डिटरमिनेंट तो ओपन करना आता है ना, i को लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये 1 + 4 बन जाएगा 5 माइनस j इंटू इसको छोड़ना 3 - 4 -1 प्लस k इंटू इसको छोड़ा -3 -1 -4 बच्चों, ऐसा बन गया है। और इसका लेना है आपको मैग्नीट्यूड, तो ये बच्चों आ गया 5i प्लस j -4k का मैग्नीट्यूड, और ये होगा बच्चों अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, बच्चों सबके स्क्वायर लिख दो, 25 प्लस 1 प्लस 16 कितना बन गया बच्चों बताओ, 26 और प्लस 16 52 नहीं 42 बन गया बच्चों, ये बन गया है अंडर रूट ऑफ 42, ये आ गया बच्चों अपना आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके आने के काफी चांसेस हैं। कहा एक यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर टू 2 गिवन वेक्टर्स। इसका तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है भाई, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बच्चों हम जानते हैं जो ए क्रॉस बी होता है ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, तो ए क्रॉस बी ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से बच्चों डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वास्तव में यहाँ प्लस और माइनस भी होता है। तो अभी मुझे करने का क्या है, ए क्रॉस बी निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो अब मैं निकालने जा रहा हूं ए क्रॉस बी बच्चों, जानते हैं हम डिटरमिनेंट बना के निकालते हैं, अभी तो सिखाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही। तो इसको बच्चों आप सॉल्व कर देंगे, देखो जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। i के साथ आएगा 1, ये हो गया 1 और -4 मतलब कि -3, ये आ गया -j बच्चों, इधर क्या आएगा देखो -2 -3 -5, फिर आएगा बच्चों k और उसके साथ आ जाएगा 8 + 3 मतलब कि 11, ये बच्चों आ गया है मेरा। एक बार और लिख देता हूं, -3i + 5j + 11k बच्चों। अब मैं निकालूंगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, मतलब कि बच्चों 9 + 25 + 121 बच्चों, सबको ऐड करके मुझे लग रहा है ये आ गया 155 आ गया है बच्चों। तो आंसर क्या आ गया बच्चों मेरा, आंसर तो वो लाना है ना वहां, प्लस माइनस
ए क्रॉस बी का वैल्यू -3 आयोटा -3i + 5j + 11k अपॉन √155। ये आ गया बच्चों अपना आंसर। आओ बच्चों और आगे बढ़ते चलते हैं। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पे बच्चों आगे हैं। एंगल वाला क्वेश्चन बच्चों आ सकता है। एंगल वाला वेक्टर का भी आ सकता है, 3D का भी आ सकता है, सेम ही होते हैं दोनों। तो एंगल वाला क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। तो एक बढ़िया क्वेश्चन जो है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आया है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये 2 लाइंस गिवन है और 2 लाइंस राइट एंगल पे है, मतलब कि परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होना चाहिए। साइड में आप कंडीशन लिख के दिखा देना भाई एग्जाम में। अब बच्चों सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, ये सुंदर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्म में लिखा होगा तो 1 नंबर में सवाल आएगा, थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा तो फिर 2 नंबर में आ जाएगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहां देखो 1 - x आ गया है। क्या सिखाया था, x y z के कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। तो ऊपर नीचे माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x - 1 - 3। यहां ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर दो, तो y - 2 अपॉन λ/7। ये तो बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले में चलो, इसमें -7 से डिवाइड करो तो x - 1 अपॉन -3 λ/7। ये बिल्कुल बेहतरीन लिखा हुआ है बच्चों। और ये वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करो, ऐसा बच्चों बन गया है। अब लगाएंगे परपेंडिकुलर वाला कंडीशन। परपेंडिकुलर होने के लिए a1 a2, पहले कंडीशन लिख देना, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होना चाहिए। यहाँ a1 का वैल्यू बच्चों -3 है, a2 का वैल्यू -3 λ/7, b1 का वैल्यू λ/7, b2 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 2 है और c2 का वैल्यू -5 है, और इक्वल्स टू करना है बच्चों 0। देखो कितना बन गया रे, ये बन गया 9 λ/7 + λ/7। ये -10 को उधर ले गया तो +10 हो गया। अब यहाँ देखो भी 9 λ/7 1 λ/7, तो ये बन गया ना 10 λ/7 और इक्वल्स टू 10 बच्चों। अब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है लैम्डा का वैल्यू कितना आ चुका है, लैम्डा का वैल्यू आ गया बच्चों 7। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हम लोग आ गए हैं प्रोबेबिलिटी के पास। 2 नंबर में प्रोबेबिलिटी के छोटे आसान वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, A speak truth in 80% cases and B speak truth in 90% cases. In what percentage of cases they are likely to agree with each other in stating the same fact? तो देखो इसमें क्या है, पहले तो भाई ये प्रोबेबिलिटी के सवाल है, इनमें कुछ इवेंट माननी पड़ेंगे। एक इवेंट ए को मान लेते हैं। इवेंट ए है कि ए स्पीक्स ट्रूथ, ए स्पीक्स ट्रूथ। इवेंट बी मैंने क्या मान लिया, बी स्पीक्स ट्रूथ। तो बच्चों बताओ पी ए क्या होगा, पी ए ये गिवन है आपको 80%, तो 80% को मैं प्रोबेबिलिटी में क्या लिखूंगा, 80/100 बच्चों, मतलब कि आ गया 4/5। ऐसे पी बी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, पी बी हो जाए 90/100, मतलब कि 9/10 बच्चों। अब देखिएगा बच्चों, उसने कहा वो दोनों एग्री होने चाहिए सेम बात पे। तो भाई एग्री होने के ना 2 तरीके हैं बच्चों, या तो दोनों सच बोले तो एग्री हो जाएंगे, और या तो दोनों झूठ बोले तो भी एग्री हो जाएंगे। तो एग्री करने का जो प्रोबेबिलिटी है, या हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, वो क्या बनने वाला है, उसके 2 केस बनेंगे, या तो ए ट्रूथ बोले और बी भी ट्रू, या तो क्या हो सकता है ए भी ट्रूथ ना बोले और बी भी ट्रू ना बोले, दोनों लाई, ठीक है ना, दोनों झूठ बोले या दोनों सच बोले, दोनों केस में दोनों एग्री करेंगे। तो इसके ट्रू बोलने का प्रोबेबिलिटी 4/5, बी के लिए है 9/10। और आपको होता है पी ए बाहर निकालना हो तो कैसे लिखते हैं, 1 - पी ए। हाँ ये बात जरूर लिख देना पेपर में भाई कि ये दोनों ट्रूथ बोलेंगे तो एग्री करेंगे और दोनों ट्रूथ नहीं बोलेंगे तो एग्री करेंगे। और ये हो गया बच्चों 1 - पी बी। अब इनका वैल्यू पुट कर देता हूं, ये तो जो भी हो चुका है अभी देखा जाएगा, 36/50 हो गया है, प्लस यहाँ 1 - पी, इसको 1 से माइनस कर दूंगा तो 1/5, और इसको 1 से माइनस कर दूंगा तो 1/10 बच्चों हो गया है। ये आ गया 37/50 या 74/100।
तो यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज में आंसर कितना आ गया 74%। तो लास्ट लाइन में आप क्या लिख देंगे 74% केसेज में दोनों एक दूसरे से एग्री करेंगे बच्चों। तो बच्चों ये हमने 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनकी कब की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और वापस कह रहा हूं फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो। एनसीईआरटी में जो समरी दी हुई है लास्ट में चैप्टर्स के उसको सारे को कम से कम 2-2 3-3 बार पढ़ो, हर रोज एक-एक बार पढ़ो। अब बच्चों कल आपसे मिलते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ।